तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस क्लास में हम सभी देखेंगे क्लास 10th जो आने वाला बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 है, उसमें संस्कृत को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों में कंफ्यूजन बना रहता है कि इसमें कैसे मतलब नंबर लाया जाए। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे यदि सारे क्लास देख लेंगे आप, तो आपको ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 और जो सब्जेक्टिव है उसमें जितने जो लिखने वाले क्वेश्चन बुक से देते हैं उसमें आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसको छोड़ देंगे। आप सोचेंगे कि कौन सा क्वेश्चन को ना बनाया जाए। जैसे उसमें देता है ना कि मान लीजिए 15 क्वेश्चन में से 10 का जवाब देना है, तो आप सोचेंगे कि 5 को छोड़े तो किन को छोड़े। तो मेरे दोस्त, आप मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो रेगुलरली क्लास को कीजिए, उसके बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और हाँ, अपने भाई को नए यदि चैनल पे आए हैं तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ठोकिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके क्लास 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक का जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, तीसरा अध्याय है, तृतीय पाठ है जो वो शुरू करते हैं, जिसका नाम है अलस कथा। अलस कथा इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, इसका मतलब हुआ आलसी की कहानी या कथा। तो देखेंगे कि आलसी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं और ये चैप्टर मेरे दोस्त एग्जाम के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपके जीवन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और मैं एक बात और बतला देना चाहता हूं कि संस्कृत में जितने जो बातें हैं वह सभी आपके जीवन को सुधारने वाले ही होते हैं। तो संस्कृत पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए और नंबर के लिए तो पढ़ना जरूरी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय कहने का मतलब है कि पाठ में क्या क्या दिया हुआ है इसका परिचय जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ, यानी ये जो पाठ है अलस कथा, ये जो पाठ है अलस कथा उसके बारे में। अलस कथा विद्यापति विरचित कथा ग्रंथ। मतलब सबसे पहले तो ये अलस कथा आप लोग देख रहे हैं, तो ये विद्यापति विरचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से संकलित है। कहने का आशय है कि विद्यापति एक ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। तो इस पुरुष परीक्षा में बहुत सारे ऐसे स्टोरी कहानी के रूप में दिए गए हैं, मतलब ज्ञानवर्धक बातें। तो इसी पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ में से, कथा ग्रंथ कहने का मतलब इसमें ढेरों सारी कहानियां दी गई है, तो इसी में से एक अलस कथा भी एक कहानी है। तो ये अलस कथा इसी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो कि विद्यापति द्वारा ये रचित है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। आगे देखिए, से संकलित है, ये तो बात समझ गए। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि विद्यापति मतलब कहाँ के कवि थे, तो ये मैथिली का मतलब कि मिथिला के कवि थे, इसलिए इनको मैथिली कवि कहा जाता है। अच्छा, आगे देखिए, फिर भी संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचना कर अपनी अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया। देखिए, ये थे तो मैथिली कवि, लेकिन इनको संस्कृत की भी अच्छी जानकारी थी, अच्छी मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो नॉलेज था, जो मतलब कि कहाँ पे झलकता है, तो इनके द्वारा जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा गया है, इस ग्रंथ में इनकी जो संस्कृत की एक तरह से ज्ञान है वह झलकता है। यानी इतने अच्छे भाषा में, संस्कृत में इतने प्रौढ़ता में लिखे हैं कि जब आप इसको अभी देखिएगा, अलस कथा को समझेंगे, सुनेंगे, अभी हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया। जब आप बुक पढ़िएगा तो बुक में भी अच्छे तरीके से, संस्कृत पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन अब तो बिहार बोर्ड में संस्कृत ना देकर उसको भी हिंदी में पूछता है, इसलिए मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए, फिर भी संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचना कर अपनी अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया। तो इन्होंने ये जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है, इन्होंने ये संस्कृत भाषा में लिखी है। उनको मैथिली की भी जानकारी बहुत अधिक थी और संस्कृत की भी जानकारी बहुत अधिक थी, दोनों भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। आगे देखिए, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है, तो दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। मतलब ये जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है, नाम ही है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, मतलब कि पुरुष परीक्षा। तो इस ग्रंथ में मानव के सबसे अधिक जो गुण होते हैं, तो उन गुणों पे चर्चा किया गया है। और हाँ, यदि मानव के अंदर दोष है तो उस दोष को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में भी इस ग्रंथ में चर्चा की गई है और जानकारी दी गई है। तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ है पुरुष परीक्षा नामक,
उसी का ये एक भाग है अलस कथा, उसी में से लिया गया है। आगे देखिए, अलस कथा में आलस्य का त्याग करने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि मानव शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। तो इस अलस कथा को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो इस चैप्टर को पढ़ने का मेन मकसद यही होगा कि मानव के अंदर जो दुर्गुण है, जो शत्रु है, सबसे बड़ा देखिए दुश्मन, यानी आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु यानी दुश्मन नहीं है, तो इसको त्याग करने की शिक्षा दी गई है कि हम सभी के अंदर यदि आलस्य है तो उसको त्याग करना ही उचित है, क्योंकि आलस्य से बढ़कर दूसरा कोई दुश्मन है ही नहीं। आगे, कथाकार का कहना है कि आलसी व्यक्ति का जीवन अति दुखमय होता है। मतलब ये जो कथाकार है, जो कथा कहने वाले विद्यापति जी हैं, उनका कहना है, मानना है, और मानना क्या हम सभी जानते भी हैं कि जो आलस करता है वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, यानी उसका जीवन दुखमय होता है। आगे देखिए, व्यक्ति अपने आलस्य के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता, क्योंकि आलस्य जब यदि आपके अंदर है तो दुनिया में आप कोई भी काम को करने जाइएगा तो आपका काम सफल भी नहीं होगा, और एक दिन का काम आप 10 दिन में करेंगे, यानी समय तो लगेगा ही। यानी कोई जब समय लगेगा, एक दिन का काम होने वाला है 10 दिन में होगा, तो फिर आप सफल कहाँ से हुए? यानी किसी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आगे देखिए, और समय पर आप कोई काम को समाप्त नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे आपको दोहा याद करना पड़ेगा कबीर का, काल करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये वाला दोहा वहां पे काम आएगा। आगे देखिए, फलता उसे हर कोई ही दृष्टि से देखता है। किसे? जो आलस, मतलब जो आलस करता है उस व्यक्ति को, उस इंसान को हर कोई नीच दृष्टि से देखने लगता है। देखना भी चाहिए, ये जरूरी है। आगे देखिए, मित्र भी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। जो आपके दोस्त है वो भी आपको जब समझ जाएंगे कि सबसे बड़ा आलसी एकदम एक नंबर का निकम्मा है, तो आपको छोड़कर वो भी अपना दूसरा दोस्त अच्छा जो होगा उसके लायक वो बनाएगा। वरना आलसी आप भी हैं, दोस्त भी आलसी, तब तो दोस्त बनबे करेगा। यहाँ पे देखिएगा कहानी में उसी की चर्चा की गई है। इसीलिए आलस्य सर्वथा त्याज्य है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आलस्य जो है सो सर्वथा त्याज्य है, मतलब हमेशा त्यागने योग्य है, इसको त्याग कर देना चाहिए। तो ये पाठ परिचय हुआ आपका। अब चलिए हम आपके पुस्तक में मतलब कि एक कंप्लीट कहानी क्या है उसका सारांश रूप में हम लिखकर समझाते हैं, जिससे आपको पूरा कंप्लीट कहानी भी समझ में आएगा, और आप आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम 2026 है बिहार बोर्ड का, उसमें आने वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक एक सवालों को उसी पाठ के सारांश में से आप दे पाने में सक्षम हो जाइएगा। तो मेरे दोस्त, हम चलिए देखते हैं पाठ का सारांश। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अब पाठ के सारांश को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा कहानी है, स्टोरी है, सुनेंगे तो मजा भी आएगा और सारे ऑब्जेक्टिव सवाल गर्दा में बन जाएगा। तो देखिए क्या है पाठ का सारांश। कहानी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। विद्यापति जी लिखते हैं, क्या सचमुच लिखते, जान डाल देते हैं स्टोरी में भी। देखिए, प्रस्तुत पाठ अलस कथा विद्यापति लिखित पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से संकलित है। मतलब ये जो आप लोग पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अलस कथा, ये विद्यापति द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, कथा ग्रंथ है, उसमें कहानी केवल भरा है, जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। उसी से ये लिया गया है। कौन? अलस कथा। इतना तो समझ गए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है या संकलित है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। फिर पूछता है कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो विद्यापति। फिर पूछता है विद्यापति कहाँ के कवि थे, तो मैथिली कवि थे। आगे देखिए, लिखा हुआ है, इस कथा के माध्यम से मानवीय गुणों का महत्व बताया गया है, तो दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। मतलब आपको इस कथा में, इस कहानी में ये बताया गया कि मानव का क्या नेचर होता है, इंसान का, और यदि गलत नेचर है, यदि उसमें दोष है, बुराइयां हैं, कमियां हैं, तो उस कमियां को दूर कैसे करते हैं, इसके बारे में भी बतलाया गया है। अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होता है। क्या है कहानी? मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मतलब ये कहानी मिथिला के, जैसे मिथिला को यहाँ पे एक तरह से, मतलब कि मिथिला का जो मंत्री था वहाँ का, मतलब कि राजा था, उसको लेकर बनाया गया है। अच्छा कहानी है।
मिथिला क्षेत्र को लेकर बनाया गया, ये समझिए। तो मिथिला में यानी पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का। तो मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था और वह स्वभाव से दानी एवं दयावान था। कौन? वीरेश्वर। वीरेश्वर जो था वह स्वभाव से यानी वह दानी व्यक्ति था और साथ ही साथ दयावान था, यानी किसी पे उसको दया आ जाता था, जिस पे दया आ जाता था उसको दान दे देता था। ठीक, गरीब था तो मतलब वो गरीब था। यदि कोई आदमी गरीब रहता और उस पे यदि राजा को यानी मंत्री को दया आ गया तो समझो कि उसको दान में कुछ न कुछ देता था, ऐसा दानशील था। कौन? वीरेश्वर। आगे देखिए, वह संकट ग्रस्तों, निर्धनों तथा अनाथों को इच्छा भर भोजन वस्त्र दिया करता था। अब देखिए लिख ही दिया कि वह संकट ग्रस्त यानी जो कि मतलब कि कोई ना कोई समस्या से ग्रसित है, निर्धन है, गरीब है, अनाथ है, जिसके कोई सेवा करने वाला नहीं है, उनको इच्छा भर खानों खिलाता था, कपड़ों देता था। कौन? ये वीरेश्वर। इतना दयावान था और दानी था। आगे देखिए, उसका मानना था कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है। वो मतलब कि जैसे ऐसा मानते थे, कौन? वीरेश्वर, कि जो व्यक्ति आलसी होता है यानी जो इंसान आलस करता है तो उसके लिए हर जितना कष्ट है ना वो सब उसको लगता है कि आसान है। मतलब बहुत बड़ा से बड़ा उसके शरीर पे कष्ट आ जाएगा लेकिन उसको सहज मतलब वो सह जाएगा, वो मतलब उसके लिए भारी नहीं लगेगा, वो मरने का भी नहीं चिंता करता है। जो आलसी आदमी होता है आपको देखकर दया आ जाएगा लेकिन उसको नहीं, अपने आप पर भी दया नहीं आता है। किंतु परिश्रम असह, लेकिन वह मेहनत करना नहीं चाहेगा। कितना बड़ा कष्ट आलसी आदमी उठा लेगा लेकिन मेहनत करना नहीं चाहेगा। आगे, तब आलसी लोगों का इच्छा अनुकूल लाभ सुनकर कुछ लोग सुख प्राप्त करने की इच्छा से कृत्रिम आलसी के रूप में मुफ्त भोजन ग्रहण करने लगे। देखिए, तो वीरेश्वर जो मंत्री था वो तो दयावान था, वो सभी अनाथों को, निर्धनों को इच्छा पर भोजन और फिर खाना के साथ साथ कपड़ा भी देता था, क्योंकि वो मानते थे, कौन? वीरेश्वर मंत्री, कि आलसी के लिए हर कष्ट सह लेगा लेकिन मेहनत नहीं करेगा, तो वो सेवा किया करते थे। तो इस सेवा को देखकर जो आलसी नहीं भी थे, यानी देखिए लिखा गया, तब आलसी लोगों का इच्छानुकूल लाभ सुनकर, यानी चूंकि जान रहे हैं कि वो आलसी लोगों को खूब भोजन दे रहे हैं, तो ऐसा सुनकर कुछ लोग सुख प्राप्त करने के लिए यानी फ्री में भोजन लेने के लिए और कपड़ा लेने के लिए कृत्रिम आलसी यानी एक तरह से झूठ मूठ के दिखावा वाला आलसी बनकर और मतलब कि मुफ्त में भोजन ग्रहण करने लगा। फ्री में भोजन खाने मतलब कि वह जाता था किसके यहाँ? राजा के यहाँ, सॉरी मंत्री के यहाँ, वीरेश्वर के यहाँ। इसके बाद आलसियों पर अधिक खर्च होते जानकर किसी ने सलाह दी कि स्वामी द्वारा सिर्फ बुद्धिहीनों यानी आलसियों के लिए अन्न वस्त्र देने की व्यवस्था है, लेकिन कुछ धूर्त भी आलसी होने का स्वांग रचकर लाभान्वित हो रहे हैं। अब देखिए, तो मतलब जब बनावटी आलस वाले लोग आ जाएंगे और फ्री में उस भोजन को, उस वस्त्र को यदि उसको मतलब कि लाभ उसका उठाएंगे तो क्या जो राजा था या जो मंत्री था उसका खर्च तो बढ़ेगा। तो उसी में कोई बुद्धिमान व्यक्ति था तो वो देखा कि अरे यहाँ पे तो मतलब कि पहले से अब ज्यादा बजट मतलब कि यहाँ पे बनने लगा है, खर्च होने लगा है। किसके लिए? आलसियों के लिए। कि देख कुछ लोग तो यहाँ पे लगता है कि झूठ मूठ का आलसी बनकर मतलब भोजन का फायदा उठाने मतलब कि भोजन का फायदा उठाने लगे हैं, फिर जो वस्त्र मिलता था उसका फायदा उठाने लगे हैं। तो अब देखिए क्या, तो कोई सलाह दिया कि देखिए सिर्फ मतलब कि ये तो काम, ये व्यवस्था बुद्धिहीनों के लिए या आलसियों के लिए किया गया था, लेकिन कुछ लोग मतलब धूर्त कहने का मतलब बनावटी, ऐसे बनावटी में लगेगा कि मूर्ख है लेकिन अंदर तेज रहता है, तो वैसे लोग भी आलसी होने का नाटक रचकर, स्वांग रचकर फायदा उठाने लगे। तो आप भाई फायदा उठाएंगे तो खर्च बढ़ेगा। तब आगे देखिए क्या हुआ, इसलिए इन आलसियों के आलस्य की परीक्षा ली जाए। तो कोई सलाह दिया कि अब भाई जब खर्च बढ़ गया है तो इनमें से असली आलसी कौन है, रियल आलसी कौन है, उसके लिए टेस्ट लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा लेने का वो सलाह दिया, कौन? कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा मंत्री का। ऐसा विचार करके आलसियों के घर में आग लगा दी गई। उसने कहा
कि एक काम करो कि आलसियों के घर में आग लगा दो, क्योंकि वो मतलब मस्त समझिए तो फ्री का खाना खाता था सब आलसी सब, और कपड़ा मतलब फ्री में मिलता था उसको पहनता था, तो उसको तो लगता था कि सब सुख यही है। लेकिन खर्च इधर मंत्री का बढ़ रहा था तो परेशान था। तो अब मंत्री को कोई सलाह दिया कि क्या कीजिए ना कि जो घर में सबको मतलब कि खाना खिलाया जाता है उसमें ऊपर से आग लगा दीजिए, और जो रियल में मतलब कि जैसे आलसी होगा वो तो मतलब अपना आलसीपन दिखाएगा, लेकिन जो बनावटी आलसी होगा वो अपना वहां पे चतुराई दिखाएगा। तो क्या किया गया कि घर में आग लगा दिया गया। घर में आग लगी देखकर सभी मूर्ख भाग गए, लेकिन चारों आलसी, मूर्ख नहीं यहाँ पे धूर्त होगा, सभी धूर्त भाग गए, लेकिन चारों आलसी कपड़ों से मुंह ढके सोए रहे। अब देखिए जब घर में आग लगा दिया गया तो जितने जो धूर्त थे, जो बनावटी आलसी लेकर आए थे घर में, मतलब कि खाना खा रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे और कपड़ा भी ले रहे थे, तो वो तो आग लगा हुआ देखते ही उनको मालूम चला कि इस घर में आग लगी है, देखते भाग गए। लेकिन जो सचमुच आलसी थे उसी में कपड़ा से मुंह ढक कर और वो अपना सोए रहे, उसको नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आलसी थे, समझ जाइए। आगे देखिए, अगलगी के कारण लोग शोरगुल मचाने लगे। तब एक ने कहा, यानी पहला आलसी ने कहा, जैसे जब अगलगी होता है तो लोग हल्ला करने लगते हैं, शोर शराबा होने लगती है, तो वहां भी शोरगुल होने लगा। इस कहानी में ऐसा कहा गया है, शोर मचने लगा। तब एक जो पहला आलसी था उसने कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है। वो पहला आलसी उसमें बोल रहा है कि अरे ये कैसा शोरगुल है, उसी घर में आग लगा। और समझ जाइए सब लोग जो बनावटी आलसी थे वो सब भाग रहे थे तो हल्ला हो रहा था, और उसमें जो चारों आलसी थे तो पहला आलसी बोल रहा है कि ये कैसा शोरगुल हो रहा है, कपड़ा से मुंह ढक के चारों अपना बोल रहे हैं। आगे देखिए, ये सब पूछता है कि पहला आलसी मतलब किसने कहा कैसा शोरगुल हो रहा है, पहला आलसी ने, तो ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में। दूसरे ने कहा शायद इस घर में आग लगी है। अब देखिए दूसरा आलसी कह रहा है, पहला कह रहा है कि अरे कैसा शोरगुल हल्ला हो रहा है, तो दूसरा उसमें कह रहा है कि लगता है शायद इस घर में आग लग गया है। समझे, भाग नहीं रहा है आलसी। देखिए कैसा आलसी था, इसी से समझ जाइए। अब तीसरे ने कहा, तीसरा क्या कह रहा है, कोई धार्मिक नहीं है जो भींगी हुई चटाई से ढक दे। तीसरा कह रहा है कि कोई यहाँ पे धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम सभी पे भीगा हुआ चटाई लाके डाल दे, लेकिन वह उठ नहीं पा रहा है। चारों ऐसा आलसी था। आगे देखिए, चौथे ने कहा, अरे बचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। अब देखिए चौथा उस तीनों को डांट रहा है कि अरे तुम लोग कितने बचाल हो, बोलने वाले हो, क्यों इतना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं सोते हो। चौथा ऐसा कहा। अब इसके बाद कुछ है उसको हम यहाँ पे मिटाकर तब आपको बताते हैं। तो हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, जब चौथे आलसी ने कहा कि अरे बचाल चुपचाप क्यों नहीं रहते, चुपचाप सोते क्यों नहीं हो, तब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है, चारों आलसियों की बात सुनकर कोई दयावान उनके ऊपर आग न गिरे, ऐसा जानकर सज्जन पुरुष द्वारा बाल खींचकर घर से बाहर निकाला गया। तो अब देखिए इन चारों की बात को कोई धार्मिक पुरुष सुन रहा था, तो मतलब ऐसा सोच कर कि उसके ऊपर आग ना गिर जाए, उन चारों आलसियों का बाल पकड़कर, और क्या किया, बाल पकड़कर मतलब खींचकर और घर से बाहर निकाला। और वह फिर उसके बाद वह सज्जन पुरुष कहता है, क्या कहा कि जिस तरह से स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है, यानी स्त्री को सेवा करने वाला, उसका देखभाल करने वाला उसका पति होता है, बच्चों का रक्षक उसकी माता होती है, यानी बच्चों की देखभाल करने वाला उसकी माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक कोई दयावान के अलावा कोई नहीं होता है। यानी जो आलसी लोग होते हैं, जो दिन दुखिया लोग होते हैं, जो निर्धन लोग होते हैं, जो एक तरह से कष्टप्रद लोग होते हैं, उनकी सेवा करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला इस संसार में दयावान व्यक्ति के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। यही इस कथा का, यही इस मतलब चैप्टर का, पाठ का कथा है, जो कि विद्यापति द्वारा लिखित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम कल के क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार, और प्लीज मेरे भाई यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।